जब हम आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो एक अजीब सा जादू लगता है। मतलब आदि मानव के समय से ही तारों और ग्रहों ने हमारी सोच को एक नई उड़ान दी है। बिल्कुल। और सिर्फ कहानियों या किताबों में नहीं, आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी उसी जिज्ञासा का नतीजा है। पर अगर हम टेक्निकल टर्म्स में सोचें तो स्पेस और कॉस्मोस में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, मतलब मुझे तो बचपन से दोनों एक ही लगते थे। कॉस्मोस और स्पेस अलग कैसे हो गए? देखिए, स्पेस यानी अंतरिक्ष वो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का वो खाली हिस्सा है जिसे हम अनंत शून्य कहते हैं, एकदम अव्यवस्थित, जिसे केओस कह सकते हैं। लेकिन कॉस्मोस का मतलब है सुव्यवस्था या ऑर्डर। ये केओस का बिल्कुल उल्टा है। राइट, और पृथ्वी भी उसी सुव्यवस्था या ऑर्डर का हिस्सा है। एग्जैक्टली। हम इस पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं, कोई अलग थलग आइलैंड नहीं। और हमारी आज की इस चर्चा का मकसद भी यही है। हम सिर्फ रॉकेट्स की बातें नहीं करने वाले हैं। हाँ, और ना ही हम थ्रस्टर्स की बोरिंग टाइमलाइन बनाएंगे। इस डीप डाइव में हम ये समझेंगे कि स्पेस टेक ने हमारा नजरिया कैसे बदला, और सबसे बड़ी बात, आम इंसान की जिंदगी को इसने कैसे छुआ है। सही कहा। तो इसकी शुरुआत अगर हम उस बायोलॉजिकल चैलेंज से करें, 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। राइट, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हाँ, पर वो तो बस एक मेटल का गोला था जो रेडियो सिग्नल दे रहा था। असली गेम चेंजर इसके ठीक एक महीने बाद आया, 3 नवंबर को, जब स्पुतनिक 2 में लाइका नाम की कुतिया को भेजा गया। वेट, रियली? इस बात पर मुझे हमेशा हैरानी होती है। मतलब क्या हमने सिर्फ ये देखने के लिए एक जानवर को वहां भेज दिया कि वो जिंदा बचेगा या नहीं? ये तो किसी की जान के साथ खेलने वाली बात हुई। एक तरह से गहरे पानी में कूदने से पहले किसी और को फेंक कर गहराई नापना। अरे, एग्जाम्पल तो आपने बिल्कुल ठीक दिया, पर उस वक्त की मेडिकल नॉलेज के हिसाब से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। साइंटिस्ट को लगता था कि जीरो ग्रेविटी में खून नसों में बहना बंद कर देगा। अच्छा, मतलब उन्हें डायरेक्ट मौत का डर था इंसान के लिए। बिल्कुल। उनका मानना था कि बिना ग्रेविटी दिल धड़कना भूल जाएगा। इसलिए लाइका सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो अपने आप में एक पूरी उड़ती हुई मेडिकल लैब थी। ओह वाह! तो उस वक्त वहां से क्या डेटा आ रहा था? वहां से जो रेडियो वेव्स के जरिए टेलीमेट्री डेटा आया, उसने लाइका का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर लगातार धरती पर भेजा। शुरुआती कुछ घंटे बहुत स्ट्रेस वाले थे। उसकी धड़कन 3 गुना बढ़ गई थी। बाप रे! तो फिर क्या हुआ? पर जब वो ऑर्बिट में आई और जीरो ग्रेविटी में पहुंची तो सब नॉर्मल हो गया। उस डेटा ने साबित कर दिया कि एक मेमेलियन हार्ट बिना ग्रेविटी के भी खून पंप कर सकता है। एग्जैक्टली। अगर वो डेटा ना मिलता तो स्पेस मेडिसिन की पूरी फील्ड 10-20 साल पीछे रह जाती। इंसानों को भेजना तो एक सुसाइड मिशन माना जाता। सही बात है। और उसी लाइका की कुर्बानी और डेटा का नतीजा था कि हमने इंसानों को भेजने की हिम्मत जुटाई। राइट। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन और फिर 1963 में वैलेंटीना टेरेश्कोवा। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल एंगल भी तो था ना। मैंने सुना है यूरी गागरिन का कैप्सूल पूरी तरह ऑटोमेटिक था। हाँ, बिल्कुल ऑटोमेटिक था। उन्हें मैनुअल कंट्रोल का पासवर्ड एक सील्ड लिफाफे में बंद करके दिया गया था। वेट, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी सील्ड लिफाफे की? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को डर था कि स्पेस मैडनेस ना हो जाए। उन्हें लगता था कि जब इंसान पहली बार उस काले अनंत शून्य को देखेगा तो शायद उसका दिमाग काम करना बंद कर दे और वो पैनिक में कुछ गलत बटन दबा दे। दैट्स माइंड ब्लोइंग। मतलब उन्हें प्योर मैडनेस का डर था। पर गगारिन ने प्रूव किया कि इंसान वहां फोकस कर सकता है, और उसी कॉन्फिडेंस ने अपोलो मिशंस की नींव रखी। बिल्कुल। अपोलो 11 21 जुलाई 1969 जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने वहां कदम रखा। यहां मुझे आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा। हम सब मानते हैं कि चांद पर जाना एक ऐतिहासिक पल था, पर क्या ये सच में एक प्योर साइंटिफिक मिशन था, या सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर वाली राइवलरी और पीआर स्टंट था? देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पॉलिटिक्स और कोल्ड वॉर का उसमें बहुत हाथ था। अगर कोल्ड वॉर नहीं होता तो शायद उतनी फंडिंग मिलती ही नहीं। राइट। $25 बिलियन कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। एग्जैक्टली। लेकिन वहां जाकर उन्होंने जो डिस्कवर किया वो पीआर स्टंट से बहुत आगे का काम था। उन्होंने सिर्फ झंडा नहीं गाड़ा, वहां चांद की सतह पर उन्होंने साइज्मोमीटर्स लगाए। साइज्मोमीटर्स चांद पर भूकंप नापने के लिए? हाँ, जिन्हें हम मून क्वेक्स कहते हैं। उस टेस्ट से पता चला कि चांद अंदर से पूरी तरह मरा हुआ या डेड नहीं है, और उन्होंने वहां रिट्रो रिफ्लेक्टर्स भी रखे थे। रिट्रो रिफ्लेक्टर्स यानी वो खास तरह की शीशे?
उनका क्या काम था? आज भी धरती से हम उन शीशों पर लेजर बीम मारते हैं और लाइट टकराकर वापस आती है। इससे धरती और चांद के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर तक नापी जा सकती है। ओह वाओ, मतलब एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस। बिल्कुल। और इस प्रिसाइज डेटा से आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी भी टेस्ट की गई है। तो मोटिवेशन चाहे जियोपॉलिटिक्स हो, लेकिन आउटपुट पूरी तरह से हार्डकोर साइंस था। सही कहा। फिर इंसान चांद से तो लौट आए, लेकिन हमारी मशीनें रुकने वाली कहाँ थी? हमने डीप स्पेस एक्सप्लोरर्स भेजे, जैसे वीनस यानी शुक्र के लिए मैरिनर 2। हाँ, 1962 में। और जब वहां से डेटा आया तो सब हैरान रह गए। पता चला कि वीनस का टेम्परेचर इतना हाई है कि वहां लीड यानी सीसा भी पिघल जाए। बाप रे। और सबसे अजीब बात तो ये है कि वीनस उल्टी दिशा में घूमता है। हाँ, ये प्लैनेटरी डायनामिक्स का बहुत बड़ा मिस्ट्री है। हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, पर शुक्र क्लॉकवाइज घूमता है, यानी वहां सूरज पश्चिम से उगता है। वेट, रियली? एक पूरा ग्रह उल्टा कैसे घूम सकता है? इसके पीछे 2 थियोरीज हैं। पहली तो जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है, यानी जब शुक्र बन रहा था तब शायद कोई बहुत बड़ा खगोलीय पिंड उसे बुरी तरह टकराया, जिसने उसके घूमने की दिशा ही पलट दी। उफ, उस टक्कर की आवाज और इम्पैक्ट सोच कर ही डर लगता है। दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी है एटमॉस्फेरिक टाइड्स। शुक्र का वायुमंडल धरती से लगभग 90 गुना ज्यादा भारी है। 90 गुना? तो एटमॉस्फेयर के भारी होने से ग्रह उल्टा घूमने लगा? हाँ, क्योंकि सूरज की ग्रेविटी और इस भारी एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन ने सैकड़ों सालों में उसकी दिशा ही बदल दी। कमाल है, ये फिजिक्स का अलग ही लेवल है। और फिर हमारा ध्यान गया मंगल ग्रह पर। 1997 में पाथफाइंडर और फिर 2004 में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स। सही कहा। और इन रोवर्स का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था वहां पानी के निशान ढूंढना। राइट। पर इसका टेक्निकली मतलब क्या था? क्या वहां सच में सूखी नदियां मिली थी उन्हें? उन्हें सतह पर छोटे छोटे गोल पत्थर मिले थे, जिन्हें साइंटिस्ट ने ब्लूबेरीज बुलाया। असल में ये हेमेटाइट के पार्टिकल्स थे। ब्लूबेरीज? ये हेमेटाइट बनते कैसे हैं? धरती पर ये हेमेटाइट सिर्फ और सिर्फ तभी इस शेप में बनता है जब वहां लिक्विड वाटर मौजूद हो और खिंजनों का फ्लो हो रहा हो। अच्छा, मतलब वहां कभी सच में पानी बहता था। इसको हम फॉसिलाइज्ड क्लाइमेट भी कह सकते हैं ना? बिल्कुल सही टर्म यूज किया आपने। पर इसके एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर मंगल पर इतना पानी था तो वो अचानक गायब कहाँ हो गया? वही तो, क्या वहां का आसमानी एटमॉस्फेयर ही चला गया? एग्जैक्टली यही हुआ। एक वक्त पर मंगल की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तरह स्ट्रांग थी, जो उसे सोलर विंड से बचाती थी, पर उसका कोर ठंडा पड़ गया। और कोर ठंडा होने से फील्ड खत्म हो गई। हाँ, और उसके बाद सूरज की ताकतवर रेडिएशन ने पूरे एटमॉस्फेयर को छील कर रख दिया। सारा पानी भाप बनकर स्पेस में उड़ गया। ये बातें सच में रोंगटे खड़े करने वाली हैं। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना निर्मम हो सकता है। खैर, अभी तक हमने जो बातें की वीनस, मार्स या अपोलो की, ये सब तो वहां ऊपर की कहानी है। हाँ, बिल्कुल। पर देखिए, जो आम इंसान हर रोज सुबह उठ के अपने काम पर जाता है, इस स्पेस टेक ने उसकी जिंदगी में क्या बदला है? हम इतने अरबों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? ये सबसे जरूरी एंगल है समझने के लिए। 1965 में इंटेलसैट लॉन्च हुआ था, पहला कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसने क्या बदला? इसने जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट रियलिटी बना दिया। सैटेलाइट धरती से 35,000 किलोमीटर ऊपर है, पर धरती के घूमने की स्पीड के साथ परफेक्टली सिंक है। ओह, यानी जमीन से देखने पर वो हमेशा एक ही जगह खड़ा नजर आता है। एग्जैक्टली। और अब उसी वजह से पूरी दुनिया में लाइव टीवी और ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन संभव हो पाया। उसके बाद 1972 में लैंडसैट 1 आया। राइट, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन वाला सैटेलाइट था ना, यानी ऊपर से तस्वीरें लेना। तस्वीर लेना थोड़ा छोटा शब्द हो जाएगा। ये मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग कर रहा था, यानी इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करना। तो इसका आम इंसान को क्या फायदा हुआ, खेती या मौसम में? जो स्वस्थ पौधे होते हैं वो इंफ्रारेड लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, तो स्पेस से ही पता चल जाता था कि कहाँ की फसल में बीमारी आने वाली है या कहाँ सूखा पड़ने वाला है। दैट्स माइंड ब्लोइंग। मतलब संकट आने से पहले ही स्पेस से वार्निंग मिल जाती है। बिल्कुल। आज का वेदर फोरकास्ट, खेती और सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्हीं सैटेलाइट्स के बिना अधूरा है। तो इसेंशियली हमने स्पेस का इस्तेमाल अपने ही घर को बेहतर देखने के लिए किया, और 80s आते आते तो हमारा वहां काम करने का तरीका ही बदल गया। हाँ, स्पेस शटल एरा की शुरुआत हुई। इसमें मुझे सबसे थ्रिलिंग लगता है स्पेस वॉक। जैसे अप्रैल 1984 में जो सोलर मैक्स सैटेलाइट खराब हो गया था, उसे एस्ट्रोनॉट्स ने यान से बाहर निकालकर ठीक किया। वो सच में इंसानी हिम्मत और इंजीनियरिंग का चरम था।
मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी थी कि एक ईवीए या स्पेस वॉक फील कैसी होती है। कार के इंजन को ठीक करने जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। दूर दूर तक नहीं। सबसे पहली बात, स्पेस वॉक में लोग उड़ नहीं रहे होते हैं, वो ऑर्बिट में लगातार गिर रहे होते हैं। 17,500 माइल पर आवर की स्पीड से। हाँ, बस पृथ्वी की गोलाई की वजह से वो जमीन से टकराते नहीं हैं। और उससे भी बड़ा चैलेंज है उनका खुद का सूट। स्पेस सूट से क्या प्रॉब्लम है? वो तो उन्हें बचाता है ना? बचाता है, पर सूट के अंदर एक भारी एयर प्रेशर भरा होता है वैक्यूम से लड़ने के लिए। वो एकदम कड़े गुब्बारे जैसा बन जाता है। ओह, तो उसमें तो मूवमेंट करना भी बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। सिर्फ एक उंगली मोड़ने के लिए भी उन्हें सूट के उस भारी प्रेशर के खिलाफ लड़ना पड़ता है। ऐसा सोचिए जैसे आप एक हार्ड टेनिस बॉल को लगातार कई घंटों तक दबा रहे हो। बाप रे। और 1984 वाले मिशन में तो उन्होंने 6 घंटे 44 मिनट तक बाहर काम किया था, वो भी एक हाथ से पाना बेचकर चलाते हुए। कमाल की हिम्मत है। सही बात है। ये नॉर्मल रिपेयर नहीं, इंसानी लिमिट्स को पुश करना था। और इसी वजह से फिर हमने स्पेस में अपने घर बनाने शुरू किए। 1986 में सोवियत यूनियन का मीर स्पेस स्टेशन आया। राइट। उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और हमारे रोबोट्स तो और आगे निकल गए। कॉमेट्स के लिए स्टारडस्ट, रोजेटा, और एस्ट्रॉइड्स के लिए जापान का न्यूसिस सी। और भारत भी आज अमेरिका, रशिया, चाइना और जापान के साथ इस एलीट क्लब में सबसे आगे खड़ा है। पर इसमें अब एक और नया ट्रेंड जुड़ गया है, स्पेस टूरिज्म। हाँ, 2002 में डेनिस टीटो का स्पेस में जाना। उन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए। इसने स्पेस को आम अमीर इंसानों के लिए खोल दिया। बिल्कुल। लेकिन जब हम इन सब कामयाबियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें उन हादसों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से हमने अपने एस्ट्रोनॉट्स खोए हैं। सही बात है। स्पेस कोई फ्रेंडली जगह तो है नहीं, जरा सी गलती भी फेटल हो सकती है। हाँ, जैसे 1986 का चैलेंजर हादसा और 2003 का कोलंबिया शटल हादसा, ये बहुत बड़े सेटबैक्स थे। मैंने इन एक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ा जरूर है, पर टेक्निकली हुआ क्या था वहाँ? इतनी एडवांस्ड मशीन्स अचानक फेल कैसे हो गई? यही तो सबसे डरावना हिस्सा है। चैलेंजर में लॉन्च के दिन अचानक टेम्परेचर बहुत गिर गया था। रॉकेट के जॉइंट्स में एक रबर की ओरिंग होती है। तो क्या वो ओरिंग ठंड की वजह से काम करना बंद कर दी? हाँ, ठंड से वो जमकर कड़क हो गई और उसने सील का काम नहीं किया। गैस लीक हुई और ब्लास्ट हो गया। और कोलंबिया का केस तो और भी हैरान करने वाला था। उसमें क्या इशू था? लॉन्च के वक्त एक छोटा सा फोम का टुकड़ा टूटकर शटल के पंख से टकराया था। वेट, सिर्फ एक फोम का टुकड़ा एक स्पेस शटल को गिरा सकता है? देखिए, जब आप हाइपरसोनिक स्पीड पर होते हैं ना, तो एक छोटा सा फोम का टुकड़ा भी तोप के गोले जैसा असर करता है। उसने पंख के कार्बन पैनल में छेद कर दिया। ओह, और जब उन्होंने वापस एटमॉस्फेयर में एंट्री ली होगी तब? एग्जैक्टली, एटमॉस्फेयर में एंट्री के वक्त 3000 डिग्री की गर्म गैस उस छेद से अंदर घुस गई और शटल हवा में ही बिखर गया। ये सुनकर सच में डर लगता है कि स्पेस में छोटी चूक जैसा कुछ नहीं होता। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, स्पेस आपको दूसरा मौका नहीं देता। पर इन सब हादसों ने हमें रुलाया जरूर, लेकिन रोका नहीं। हमने वो ओरिंग्स ठीक की, सेफ्टी बढ़ाई और फिर से वहां गए। ये हमारी फितरत ही नहीं है कि हम हार मान लें। सही कहा। और इसी अदम्य इच्छा शक्ति की वजह से आज हम मंगल पर कॉलोनियां बसाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो अगर इस पूरे सफर का कंक्लूजन निकालें, स्पेस टेक सिर्फ रॉकेट्स का खेल नहीं है। ये इस बारे में है कि हम अपने लिमिट्स को कैसे बढ़ाते हैं और उस डीप नॉलेज से अपनी धरती को कैसे बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। किस तरह का सवाल? देखिए, हम सब हमेशा से ये मानते आए हैं कि पृथ्वी ही हमारा एकलौता घर है। हाँ, फिलहाल तो यही सच है। पर सोचिए, जैसे जैसे स्पेस टूरिज्म आम हो रहा है और हम दूसरे ग्रहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आज से 100 साल बाद आने वाली पीढ़ियां पृथ्वी को अपना एकलौता घर मानेंगी? या फिर जब वो आसमान में देखेंगे तो उनके लिए पूरा कॉस्मोस ही उनका अपना मोहल्ला बन चुका होगा? क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन आखिरकार घर की इस परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा? ये सच में एक माइंड ब्लोइंग थॉट है। सुनने वालों को इस सवाल का जवाब जरूर सोचना चाहिए।